हेलो फ्रेंड्स, मेरा आज का वीडियो उस व्यक्ति के लिए है जो रीट 2020 की शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर कक्षा 6 से 8 तक को पढ़ाने वाला सामाजिक विज्ञान का शिक्षक बनना चाहता है। दोस्तों, सामाजिक विज्ञान के सिलेबस को अगर हम देखें तो हमें पॉलिटिकल साइंस से जुड़े हुए दो महत्वपूर्ण टॉपिक देखने को मिलते हैं। पहला संघ सरकार और दूसरा राज्य सरकार। संघ सरकार के गठन और कार्य का उल्लेख हमारे संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक दिया हुआ है। वहीं अगर हम राज्य सरकार की बात करें तो उसके गठन और कार्य का उल्लेख हमें भाग 6 के अंदर अनुच्छेद 152 से 237 के अंदर मिलता है। दोस्तों, मेरे इस वीडियो में हम संघ सरकार और राज्य सरकार इन दोनों का कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका इन तीनों अंगों के परिप्रेक्ष्य में पृथक पृथक अध्ययन करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपके दो टॉपिक संघ सरकार और राज्य सरकार दोनों एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले प्लीज आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लेट्स स्टार्ट। संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है। वहीं अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होती है। राष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख अनुच्छेद 54 में किया गया है, जबकि उसके निर्वाचन की जो विधि है, जो प्रक्रिया है, उसका उल्लेख हमें अनुच्छेद 55 के अंतर्गत देखने को मिलता है। वहीं राज्यपाल की सिर्फ नियुक्ति की जाती है, वो भी राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 155 के अनुसार। याद रखें, राज्यपाल की नियुक्ति होती है, निर्वाचन नहीं। राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है, अनुच्छेद 60 के अनुसार। वहीं अनुच्छेद 159 के अनुसार उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलवाता है। राष्ट्रपति की पदच्युति यानी कि उसको हटाने की जो प्रक्रिया है उसे महाभियोग कहा जाता है, जिसका उल्लेख हमें अनुच्छेद 61 के अंतर्गत देखने को मिलता है। वहीं राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के इच्छा पर्यंत, जब तक राष्ट्रपति की इच्छा है, राज्यपाल अपने पद पर बना रह सकता है। यह हमें अनुच्छेद 156(2) बताता है। अपराधियों को क्षमादान करने की शक्ति भी राष्ट्रपति को दी गई है। यह अनुच्छेद 72 के अनुसार है। राष्ट्रपति किसी भी अपराधी के दंड को कम या क्षमा कर सकता है, जबकि राज्यपाल सिर्फ उसके दंड को कम कर सकता है, क्षमा नहीं। यह अनुच्छेद 161 में कहा गया है। अगर हम वेतन की बात करें तो राष्ट्रपति और राज्यपालों के वेतन में समय समय पर हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। वर्तमान में 2019 तक की मैं अगर बात करूं तो वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए है प्रति माह, जबकि राज्यपाल का वेतन वर्तमान में 3.5 लाख रुपए प्रति माह है। संविधान के अनुच्छेद 74 में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता देने के लिए प्रधानमंत्री और उसकी एक मंत्रिपरिषद होगी। वहीं राज्यपाल को उसके कार्यों में सहायता देने के लिए मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद का उल्लेख हमें अनुच्छेद 163 में मिलता है। संघ सरकार की मंत्रिपरिषद की रचना अनुच्छेद 75 में और राज्य सरकार के मंत्रिपरिषद की रचना हमें अनुच्छेद 164 में देखने को मिलती है। प्रधानमंत्री के कार्य, शक्तियां और कर्तव्य, इनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 78 में दिया गया है। वहीं राज्य सरकार के अंदर मुख्यमंत्री के कार्य, शक्तियां और उनके कर्तव्य का उल्लेख हमें संविधान के अनुच्छेद 167 में दिया गया है। मित्रों, संघ सरकार की व्यवस्थापिका को संसद कहा जाता है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 79 में किया गया है। इसमें स्पष्ट लिखा है कि संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा इन तीनों से मिलकर बनेगी। याद रखें, राष्ट्रपति भी संसद का अनिवार्य अंग है। अगर हम राज्य सरकार की बात करें तो यहाँ व्यवस्थापिका को विधानमंडल कहा जाता है, जिसका उल्लेख हमें अनुच्छेद 168 में मिलता है। यहाँ भी राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद इन 3 अंगों से मिलकर विधानमंडल निर्मित होता है। याद रखें, विधानसभा हर राज्य में अनिवार्यतः पाई जाती है, जबकि विधान परिषद हर राज्य में नहीं है। इसका निर्माण अनुच्छेद 169 के तहत हर राज्य में उसकी इच्छा के अनुसार किया जाता है। वर्तमान में सिर्फ 6 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन 6 राज्यों में ही अभी विधान परिषद
विद्यमान है। अब हम बात करते हैं राज्यसभा की, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 80 में हमें मिलता है। हमारे देश में राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में इनकी संख्या 245 है। अनुच्छेद 80(3) के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन भी किया जाता है, जो कला, खेल, संस्कृति, विज्ञान आदि अलग अलग क्षेत्रों में लोकप्रिय व्यक्ति होते हैं। राज्यसभा के संचालन के लिए सभापति और उपसभापति की व्यवस्था की गई है। इसका उल्लेख हमें अनुच्छेद 89 में देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं विधान परिषद की, जिसका उल्लेख 171वें अनुच्छेद में किया गया है। इसमें अधिकतम संख्या 1/3 यानी कि विधानसभा की 1/3 संख्या इसमें अधिकतम हो सकती है। वहीं न्यूनतम संख्या यहाँ 40 निर्धारित है। अनुच्छेद 171(5) के अनुसार राज्यपाल द्वारा विधान परिषद में 1/6 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। विधानसभा के संचालन के लिए भी सभापति और उपसभापति का प्रावधान किया गया है। यह हमें अनुच्छेद 182 बताता है। लोकसभा का उल्लेख हमें अनुच्छेद 81 में मिलता है। इसमें अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में इनकी संख्या 545 है। अनुच्छेद 330 के अनुसार जनसंख्या के अनुपात में एससी यानी अनुसूचित जाति और एसटी यानी अनुसूचित जनजाति के लिए पदों को आरक्षित किया गया है। वहीं अनुच्छेद 331 के अंतर्गत अनुच्छेद 81 के अधीन एंग्लो अमेरिकन समुदाय के 2 सदस्यों का मनोनयन भी किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा के संचालन के लिए अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का प्रावधान किया गया है। यह हमें अनुच्छेद 93 बताता है। विधानसभा का उल्लेख अनुच्छेद 170 में किया गया है, जिसमें अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। राजस्थान में इनकी संख्या 200 है। अनुच्छेद 332 के तहत एससी और एसटी को यहां जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया गया है। वहीं अनुच्छेद 333 के अंतर्गत अनुच्छेद 81 के अधीन यहां भी एंग्लो अमेरिकन समुदाय के 1 सदस्य का मनोनयन राज्यपाल द्वारा किया जाता है। विधानसभा के संचालन के लिए भी अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का प्रावधान अनुच्छेद 178 के अंतर्गत किया गया है। मित्रों, साधारण विधेयक किसी भी सदन में पहले प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में पहले प्रस्तुत किया जाता है और राज्यसभा की अगर हम बात करें तो विधानसभा में इसको पहले प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक के पारित होने की एक विशेष प्रक्रिया होती है। संसद की अगर हम बात करें तो धन विधेयक के पारित होने की जो विशेष प्रक्रिया है उसका उल्लेख हमें अनुच्छेद 109 में मिलता है। वहीं 110वें अनुच्छेद में इसको परिभाषित किया गया है। विधानसभा की अगर हम बात करें तो धन विधेयक के पारित होने की प्रक्रिया अनुच्छेद 198 में दी गई है। वहीं अनुच्छेद 199 में इसको परिभाषित किया गया है। मित्रों, कई बार जब संसद या विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा होता है और किसी आवश्यक कानून की जरूरत पड़ती है सरकार को, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। तो राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में दी गई है। इसी प्रकार से राज्य सरकार में भी राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है अनुच्छेद 213 के अनुसार। संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत भारत संघ के लिए एक संघीय न्यायालय, जिसे सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय भी कहा जाता है, इसकी स्थापना की गई है। वहीं राज्यों के लिए अनुच्छेद 214 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई है। याद रखें, एक से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय भी हो सकता है। उच्चतम न्यायालय का गठन अनुच्छेद 124(1) के अंतर्गत किया जाता है। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 31 न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय में कार्यरत हैं। वहीं उच्च न्यायालयों का गठन अनुच्छेद 216 के अंतर्गत किया जाता है, जिसमें राष्ट्रपति द्वारा उनकी संख्या का निर्धारण किया जाता है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो वर्तमान में यहाँ मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 50 न्यायाधीश कार्यरत हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन अनुच्छेद 125 में हमें देखने को मिलता है। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 रुपए और अन्य न्यायाधीशों को 2,50,000 रुपए प्राप्त होते हैं। वहीं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन हमें अनुच्छेद 221 के अंतर्गत देखने को मिलता है। वर्तमान में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,50,000 रुपए और अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2,25,000 रुपए है। अनुच्छेद 129 के अनुसार उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय भी है।
इसका अर्थ यह है कि अन्य न्यायालय निर्णय देते समय उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व निर्णयों का उपयोग नजीर के तौर पर कर सकते हैं। इसी प्रकार से अनुच्छेद 215 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को भी एक अभिलेख न्यायालय माना गया है अन्य अधीनस्थ न्यायालयों के लिए। अनुच्छेद 32 के अनुसार उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारों से संबंधित सभी 5 रीट जारी कर सकता है, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण। वहीं उच्च न्यायालय को सिर्फ 3 रीट जारी करने का अधिकार है। याद रखें, इसमें प्रतिषेध और उत्प्रेषण सम्मिलित नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जहां उच्चतम न्यायालय का प्रभाव क्षेत्र अधिक है, वहीं उच्च न्यायालयों का विषय क्षेत्र अधिक है। अब एक बहुत ही खास बात, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद कहीं भी वकालत नहीं कर सकते हैं, ऐसा उल्लेख अनुच्छेद 124(7) में स्पष्ट किया गया है। वहीं उच्च न्यायालय का न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय या किसी अन्य उच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति के बाद भी वकालत कर सकता है, यह अनुच्छेद 220 में कहा गया है।